नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने परिवार लर्नर गाइड में। हमारी जो क्लास है आज की, वो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ये हमारी तीसरी क्लास है और जिसका नाम है भारतीय संविधान के मुख्य रूप से जो भाग हैं, जिनकी संख्या अगर हम बात करें तो 22 है। इन 22 भागों के अंतर्गत हम लोग आज भाग 1 और भाग 2 का अध्ययन करने वाले हैं। भाग 1 जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 4 आर्टिकल आते हैं। कौन कौन से? तो आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। दूसरी अगर हम बात करें तो आज हम भाग 2 का भी अध्ययन करेंगे, जिसमें अगर मुख्य रूप से हम बात करें तो नागरिकता का प्रावधान किया गया है। किसका प्रावधान? तो नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और इसके तहत मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? तो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। कौन कौन से आर्टिकल हो जाएंगे? तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। 5 से 11 तक आज की जो हमारी क्लास होगी वो भारतीय संविधान के भाग के अंतर्गत पहले 2 भाग का हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकारों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद नीति निर्देशक तक, मौलिक कर्तव्य, इन सारे टॉपिक का सारे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग संपूर्ण महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उन सारे अनुच्छेदों का अध्ययन करेंगे। कुछ चीजें आप ध्यान रखेंगे। इससे पूर्व हमारी 2 क्लास हो चुकी है। कौन कौन सी? तो सर्वप्रथम हम लोगों ने देखा था संविधान सभा की क्लास। संविधान सभा, संविधान सभा के अंतर्गत हम लोगों ने ये देखा कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा का उद्देश्य क्या था। जिसका उद्देश्य क्या था? तो संविधान का निर्माण करना। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, इसका उद्देश्य क्या था, इसने जिस संविधान का निर्माण किया उसकी क्या विशेषता है, उसकी क्या आदर्श है, उसका क्या स्वरूप है, उसका क्या उद्देश्य है, उसको सारे देखा। और संपूर्ण संविधान सभा के कितने सदस्य थे, मतलब पूरा संविधान सभा हम लोगों ने डिटेल में देख लिया। दूसरा, हमने दूसरी क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने कवर किया प्रस्तावना। प्रस्तावना की क्लास भी हम लोगों ने कर ली है। प्रस्तावना के अंतर्गत हम लोगों ने प्रस्तावना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखा, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का उपबंध कहाँ है उनको देखा। उसके बाद प्रस्तावना के जो शब्द दिए हुए हैं, जैसे बात करें हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को, तो ये सारे जो शब्द दिए हैं इन शब्दों का क्या अर्थ होता है उसको आप सभी लोगों ने जाना। ठीक है। भाग 1 की अगर हम बात करें, भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वप्रथम आप ये जानेंगे कि भारतीय संविधान में टोटल कितने भाग हैं। तो टोटल 22 भाग। ठीक है। कहीं कहीं आपको 25 मिलता है। सबसे पहले इसको आप डिटेल कीजिए। भारतीय संविधान में अगर हम बात करें कुल भागों की, तो 22 भाग है। अब ये कहीं कहीं आपको 25 दे दिया था, इसकी सर्वप्रथम हमें नॉलेज होनी चाहिए। बात करें 22 भाग की, तो मूल जो संविधान था हमारा, जब हमारा संविधान सभा यानी कि 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मार्पित किया गया, तो उस टाइम पे 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। ध्यान रखेंगे सभी लोग, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। कितना? तो 22 भाग हो जाएगा, 8 अनुसूचियां हो जाएगा, और अनुच्छेद अगर बात करें तो वो कितने थे? तो 395। किंतु वर्तमान की स्थिति जो है हमारी,
ये अनुसूचियों की संख्या बढ़ के कितनी हो गई है? तो 12 हो गई है। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 है। 12 अनुसूचियां हो गई। ये जो 22 भाग है, नंबर अगर बात करें, ठीक है, नंबर की दृष्टि से बात करें भारतीय संविधान में, तो आज ही 22 भाग है। किंतु इसमें क्या हुआ कि भारतीय संविधान के भाग 7 को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया संशोधन करके, और इसमें कुछ भाग जोड़े गए। कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 4 का जोड़ा गया। भारतीय संविधान के भाग 4 में 4 का जोड़ा गया, और क्या जोड़ा गया इसमें? आपका हो जाएगा मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया, ठीक है, एक भाग के रूप में। दूसरा आपका इसमें जोड़ा गया 9 का, 9 का जोड़ा गया। उसके बाद आपका 9 खा जोड़ा जाता है, और आपका क्या जोड़ा जाता है? भाग 14 का। ये 4 भाग संशोधन करके बाद में जोड़े जाते हैं, ठीक है। 22 भागों के बाद ये 4 भाग संशोधन करके जोड़े जाते हैं। तो भागों की संख्या अगर देखा जाए कितनी हो गई? तो 22 और 4 26 हो गई। किंतु भारतीय संविधान का जो भाग 7 था, भाग 7 था जिसमें राज्यों की बात की गई, इसे क्या कर दिया गया? तो इसे निरसित कर दिया गया था। निरसित अर्थात समाप्त कर दिया गया। तो 22 4 26 होना था, और एक फिर से घट गया, तो कितना हो गया? तो हमारा 25 हो गया। इसीलिए कभी कभी आपको दे देता है विकल्प के रूप में कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाग हैं, और अगर आपको विकल्प में 22 ऑप्शन ना दिया हो तो आप चूज करेंगे किसको? तो 25 को चूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में भागों की संख्या कितनी है, तो 22 हो जाएगा। भारतीय संविधान में या मूल संविधान में, मूल संविधान का आशय क्या होगा? तब का संविधान 26 नवंबर 1949 का। वर्तमान यानी कि जब संविधान लागू हुआ था तब का संविधान अर्थात 26 नवंबर 1949 के संविधान में भागों की संख्या कितनी थी? तो भी आपका 22 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका 22 और 25 का तर्क क्या था? उसको था। अब हम भाग 1 की बात करने वाले हैं। भारतीय संविधान के भाग 1 में बात की गई है किसकी? तो भारतीय संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। इसके तहत अगर हम बात करें तो टोटल कितने आर्टिकल आते हैं? तो टोटल इसके तहत 4 आर्टिकल आते हैं, ठीक है। कौन कौन से? तो आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, 1 से लेके 4 तक का संपूर्ण अनुच्छेद जो है वो किसके तहत आता है? तो भारतीय संविधान के भाग में, जिसमें संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है। इसमें संघ के नाम के रूप में अगर हम देखा जाए तो भारत अर्थात इंडिया, संघ के नाम के रूप में क्या रखा गया है? भारत अर्थात इंडिया रखा गया है। दूसरी बात क्या की गई है? और ये बात की गई है संघ का नाम क्या होगा? भारत अर्थात इंडिया। दूसरी बात अगर ध्यान रखेंगे तो इसमें बात की गई है कि भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, संघ कहा गया है। भारत को क्या कहा गया? राज्यों का संघ कहा गया। भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा। ये किसमें उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 1 जिसका नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें क्या कहा गया है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। जिसमें बात करेंगे भारत और इंडिया की, अगर हम दो शब्दों की बात करें, किसकी किसकी? भारत और इंडिया। तो ये क्या है? तो यह देश या संघ का नाम है। देश या राज्य का नाम है। राज्य शब्द की जब हम प्रयोग करेंगे यहां वर्तमान में तो एक देश से करेंगे, ठीक है। जब भी हम राज्य शब्द का भारतीय संविधान के भाग 1 में जब भी हम शब्द का उपयोग करेंगे राज्य, तो उसका मतलब आप समझिएगा देश से हो रहा है, ठीक है। तो पहला आपका हो जाएगा देश का नाम क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है
भारतीय संविधान में भारत के किन नामों का उल्लेख किया गया है? तो दो नाम का। कौन कौन सा हो जाएगा? भारत अर्थात इंडिया, भारत, और दूसरा आपका हो जाएगा इंडिया। दो नामों का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के भाग 1। दूसरी की गई है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका यहाँ की संघ जो शब्द का प्रयोग किया गया है, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ शब्द का जो प्रयोग किया गया है, ये संघ जो है ये यहाँ की क्या दर्शाता है? यहाँ की शासन प्रणाली को दर्शाता है, भारत की शासन प्रणाली को दिखाता है। शासन प्रणाली को दिखाता है। दूसरा अगर हम बात करें भारत का संघ और इसका राज्य क्षेत्र, इसमें कहा गया भारतीय शासन प्रणाली को दिखाता है। दूसरे शब्दों में इसको अगर हम बात करें, इसका थोड़ा सा और अध्ययन हम करेंगे। भारत राज्यों का संघ है, अर्थात भारत राज्यों के, भारत राज्यों के समझौते, ये क्वेश्चन पूछा गया सीधा लाइन, ठीक है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखेंगे। ये सीधा प्रॉपर लाइन के रूप में पूछ लिया गया है। तो कौन से एग्जाम में? तो यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है। भारत राज्यों के समझौते या सौदेबाजी का परिणाम नहीं, सौदेबाजी का परिणाम नहीं। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है वही पूछा गया था। अर्थात भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, भारत क्या है? भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, जिसका अर्थ होता है कि भारत के अगर कोई राज्य, ठीक है, भारत से अलग होना चाहे तो वह अलग नहीं हो सकता है। भारत के राज्यों के क्षेत्र या सीमाओं में परिवर्तन हो सकता है, अर्थात भारत के राज्यों का विनाशी राज्यों का, भारत के राज्यों के क्षेत्र या सीमाओं में परिवर्तन हो सकता है, किंतु संघ की अगर हम बात करें तो संघ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, संघ में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका और अच्छा से आपका एग्जाम्पल अगर देखेंगे, इसकी समझ और अच्छी विकसित होगी आर्टिकल 3 में, जो अभी मैं थोड़े टाइम बाद आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर शब्द लाइन दे दिया था एग्जाम में, इसलिए मैं इसको बता दिया। ये आप पूरा संपूर्ण रूप से नोट कीजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 2। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, सभी लोग नोट कीजिएगा। भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद 2 की हम बात करने वाले हैं। अनुच्छेद 2 संपूर्ण सभी लोग ध्यान रखेंगे। ये जो था भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, ये अनुच्छेद 1 था। अनुच्छेद 1 था ये। ठीक है, पहला भाग क्या नाम है? भाग का नाम जो पहला है, संघ के नाम उसके राज्य क्षेत्र है, जिसमें आर्टिकल 1 में बात की गई है संघ के नाम के रूप में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, और उससे रिलेटेड जो तथ्य है, राज्यों का संघ भारत अर्थात इंडिया जिसमें देश का नाम है, राज्यों का संघ अर्थात यहाँ की शासन प्रणाली की बात की गई है। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल फर्स्ट हो गया। उसके बाद हम अनुच्छेद 2 को देखेंगे। अनुच्छेद 2 भारतीय संविधान के भाग 1, संपूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे, भाग 1 का, जिसमें नाम की गई है संघ व राज्य क्षेत्र। इसके अनुच्छेद 2 की बात करेंगे। इसके अंतर्गत टोटल कितने अनुच्छेद आए? तो अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 2 में बात की गई है किसकी बात? अनुच्छेद 2, तो नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना की बात की गई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 में बात की गई है नए राज्यों के प्रवेश व स्थापना को लेकर। ठीक है, नए राज्यों के प्रवेश व स्थापना, अनुच्छेद 2।
इसमें दो तरीके की सी बात की गई है। पहला, नए राज्यों का प्रवेश हो, प्रवेश, और दूसरा नए राज्यों की स्थापना। नए राज्यों की स्थापना। अब ये नए राज्यों का जो प्रवेश का अर्थ है, अर्थात कोई राज्य पहले से विद्यमान हो, पहले से विद्यमान हो, उसको भारतीय संघ में शामिल किया जाए। दूसरा, नए राज्यों की स्थापना की बात करता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 36वां संविधान संशोधन होता है, और 1975। अब क्या होता है 36वें संविधान संशोधन 1975 में, कुछ लोगों को यह आइडिया होगा। होता क्या है, सिक्किम पहले एक स्वतंत्र देश था। कब से पहले? 1975 से पूर्व सिक्किम जो है वर्तमान में जो भारतीय संघ का एक राज्य है, वह पहले 1975 के पहले एक स्वतंत्र देश था। किंतु 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा यह भारतीय संघ में शामिल हो गया, अर्थात भारत के एक राज्य के रूप में शामिल हो गया। किसके? तो 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा शामिल हुआ, अर्थात इसका प्रवेश हुआ। इससे व्याख्या सभी लोग ध्यान रखेंगे, नए राज्यों की प्रवेश व स्थापना की जो शक्ति है वो किसके पास है? तो ये है भारतीय संसद के पास। ये किसी राज्य के पास नहीं है, किसके पास है? भारतीय संसद के पास। और भारतीय संसद इन शक्तियों का उपयोग जब भी करेगी तो किसकी पूर्व सहमति से करेगी? तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से करेगी। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से करेगी। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत हमने दो अनुच्छेद को देखा। पहला अनुच्छेद, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, और इसका संपूर्ण डिटेल देखा हमने, इसका क्या अर्थ होता है उसको देखा। दूसरा हमारा अनुच्छेद था नए राज्यों की प्रवेश व स्थापना की बात की गई। नए राज्यों की प्रवेश व स्थापना के तहत मुख्य रूप से दो कार्य। पहला, नए राज्यों का प्रवेश हो, अर्थात ऐसे राज्यों से है संबंध इसका जो पहले से विद्यमान हो, जैसे आपका सिक्किम हो गया, जिसे 36वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संघ का एक राज्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया। दूसरा, नए राज्यों की स्थापना से संबंधित हो, और ये दोनों अधिकार जो है वो भारत में किसको है? तो भारतीय संसद को प्रदान किया गया है। और संसद भी इन अधिकारों का प्रयोग कैसे करेगी? तो संसद इन अधिकारों का प्रयोग राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से करेगी। दूसरी अगर हम बात करें तो कैसे करेगी? साधारण बहुमत से करेगी। साधारण बहुमत से करेगी। और इसका उल्लेख कहां है कि संसद आर्टिकल 2 के तहत नए राज्यों की प्रवेश व स्थापना की संसद के पास जो शक्ति है उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है और साधारण बहुमत होना चाहिए। इसका उल्लेख भी किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 4 में किया गया है, जो अभी आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थोड़े टाइम में आप पढ़ने वाले हैं, किसमें? तो अनुच्छेद 4 में की गई है। ठीक है, तो आपने देखा भारतीय संविधान का भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1, जिसमें राज्यों अर्थात भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में क्या प्रावधान है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में अगर हम बात करें तो उसमें क्या किए गए हैं? तो नए राज्यों के प्रवेश व स्थापना। दो शब्द आप ध्यान रखेंगे, प्रवेश व स्थापना, क्योंकि अभी आपको मिलने वाला है निर्माण, एक तीसरा शब्द। ठीक है, तो दो शब्द याद रखेंगे, प्रवेश और स्थापना की बात किसमें की गई है? तो आर्टिकल 2 यानी कि अनुच्छेद 2 में की गई है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में किसकी बात की गई है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में अगर हम बात करें तो इसमें बात की गई है नए राज्यों के निर्माण,
नए राज्यों के निर्माण, ये शब्द मैं आपको बोला, क्या करना है आपको ध्यान रखना है। इससे पूर्व आर्टिकल 2 में क्या आया था, प्रवेश और स्थापना। आपसे पूछता है आर्टिकल 2 और 3 में क्या होता है, थोड़ी थोड़ी समानता है, तो आपको एग्जाम में फंसाने के लिए पूछ लेता है। तो प्रवेश और स्थापना आर्टिकल 2 में था, और आर्टिकल 3 में क्या है, नए राज्यों के निर्माण की बात करते हैं। तो नए राज्यों का निर्माण और बात किसकी करती है, वर्तमान राज्यों की निर्माण और वर्तमान राज्यों के वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, वर्तमान राज्यों के क्या किया जा सकता है, क्षेत्र में, क्षेत्र कामा सीमा, क्षेत्र कामा सीमा, और क्या हो सकता है, नाम। वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा व नामों में परिवर्तन की बात करता है। किसकी बात करता है, नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा व नामों में परिवर्तन की बात करता है। कौन सा, तो आर्टिकल आपका हो जाएगा आर्टिकल 3। इसमें मुख्य रूप से आप 5 बिंदु को समझेंगे, 5 बिंदु को मुख्य रूप से समझेंगे। पहला आपका हो जाएगा नए राज्यों के निर्माण की बात की गई है। और निर्माण कैसे हो सकता है, तो किसी राज्य क्षेत्र की, किसी अर्थात दो या दो से दो या दो से अधिक राज्यों के, अधिक राज्यों के क्षेत्र को मिला। नए राज्यों का निर्माण किस तरह किया जा सकता है, तो किसी या दो से अधिक राज्यों के क्षेत्र को मिलाकर किया जा सकता है। दूसरा अगर हम ऑप्शन देखें तो क्या हो सकता है, तो किसी राज्य के, किसी राज्य के कुछ क्षेत्र को अलग कर, जैसे उत्तर प्रदेश को अगर मान लीजिए दो प्रांत यानी कि दो राज्यों में डिवाइड करना हो, तो किसी राज्य के कुछ क्षेत्र, क्षेत्र को अलग करके, अलग करके नए राज्यों का निर्माण हो जाएगा। नए राज्यों का निर्माण हो जाएगा। तो पहला क्या हो गया, दो राज्यों की, मान लीजिए एक राज्य, बगल बगल के दो राज्य हैं, उनमें किसी एक राज्य के कुछ क्षेत्र को दूसरे राज्य के कुछ क्षेत्रों को मिला के एक नया राज्य बना दिया गया। दूसरा हो गया किसी एक विशेष राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य, राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है, इनके कुछ क्षेत्रों को एक ही, यानी कि राजस्थान के कुछ क्षेत्रों को अलग करके एक नया राज्य बना दिया जाए, अर्थात किसी राज्य के कुछ क्षेत्र को अलग करके नया राज्य बना दिया जाए। तीसरा इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है, किसी राज्य के कुछ क्षेत्र और किसी यूटी यानी कि संघ राज्य के कुछ क्षेत्र। संघ राज्य व राज्य के कुछ क्षेत्र को अलग करके नया राज्य का निर्माण करना। नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने पहले के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 टॉपिक को देखा। टोटल हमें कितना अध्ययन करना है, टोटल 5, जिसमें पहले के अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा कि नए राज्यों का निर्माण जो है वो कैसे पॉसिबल है। या तो दो राज्यों के किसी क्षेत्र को अलग अलग करके एक तीसरा राज्य बना दिया जाए, या तो किसी राज्य को दो पार्ट में डिवाइड करके नया राज्य बना दिया जाए, नए राज्य का निर्माण कर दिया जाए, या तो किसी संघ राज्य क्षेत्र और राज्य के क्षेत्र को मिला के एक तीसरे राज्य के रूप में निर्मित किया जाए, यानी कि निर्माण किया जाए। दूसरी अगर हम बात करेंगे इसके अंतर्गत, तो नए राज्यों का निर्माण तो आपने देखा किस तरीके से हो सकता है। दूसरी बात की गई है वर्तमान राज्यों के क्षेत्र या सीमाओं या नामों में परिवर्तन। पहला क्या किया जा सकता है, अगर मान के चलिए कोई वर्तमान राज्य है, वर्तमान राज्य है कोई, तो उसके क्षेत्र को क्या कर सकते हैं, वर्तमान राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं।
बढ़ा सकते हैं। दूसरा तीसरा अगर हम बात करें तो किसी राज्य के क्षेत्र को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। घटा सकते हैं, ठीक है। तीन आपने देखा। चौथा अगर हम बात करें तो इसमें क्या किया जा सकता है, तो राज्य के क्षेत्र को आपने बढ़ा दिया, राज्य के क्षेत्र को आपने क्या कर दिया, तो घटा दिया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। और इसके बाद आपका पांचवा और लास्ट हो जाएगा, इसमें नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 3 के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत, जिसका नाम है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन, इसके तहत मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो क्या क्या हो सकता है, तो किसी नए राज्यों के निर्माण की अगर हम बात करें तो किन तीन तरीकों से नए राज्यों का निर्माण हो सकता है। दो या दो से अधिक राज्यों के क्षेत्र को अलग करके तीसरा राज्य बनाना, किसी राज्य को दो पार्ट में डिवाइड करके एक नए राज्य का निर्माण करना, और किसी संघ राज्य क्षेत्र और राज्य के क्षेत्र को मिला के एक नया राज्य बनाना। तीन तरीका हो गया। तो हमारा हो गया अनुच्छेद के 3 के अंतर्गत हम किन चीजों का उल्लेख किया गया है, तो मुख्य रूप से 5 बिंदुओं को इसमें समझेंगे। कौन कौन से, तो नए राज्यों का निर्माण किस तरह से हो सकता है, क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, किसी क्षेत्र को घटाया जा सकता है, किसी क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, और उसके नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। अब इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ये सारे परिवर्तन करने और नए राज्यों के निर्माण करने का अधिकार किसके पास है, तो ये संसद के पास है। किसके पास है, तो संसद के पास। और संसद अगर बात करें तो संसद इसमें भी क्या करेगी, तो आपका हो जाएगा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से करेगी। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से करेगी, पूर्व अनुमति से करेगी। दूसरी अगर बात करें तो ये कैसे करेगी, तो साधारण बहुमत से करेगी। ये आप जरूर याद रखिएगा, सभी लोगों से एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कैसे करेगी, साधारण बहुमत से करेगी, साधारण बहुमत से करेगी, ठीक है। तो अभी तक आपने देखा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किन किन चीजों का व्याख्या या प्रावधान किया गया है, उनको आपने देखा। अब हम देखेंगे आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 में क्या प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 अर्थात नए राज्यों के, नए राज्यों के प्रवेश, स्थापना, नए राज्यों के प्रवेश स्थापना, जिसका उल्लेख किसमें किया गया है, तो आर्टिकल 2 में, यहां लिख लो आर्टिकल 2 में, ठीक है। दूसरी अगर बात करें नए राज्यों के प्रवेश स्थापना, निर्माण, निर्माण क्षेत्र को घटाना, निर्माण क्षेत्र, सीमा, नामों में परिवर्तन, परिवर्तन। तो आपने देखा नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना अर्थात आर्टिकल 2। तीसरा आपने देखा निर्माण क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन अर्थात अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3, ठीक है। अर्थात अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के बारे में आर्टिकल 4 में बात की गई है, ठीक है। और क्या प्रावधान किया गया है कि नए राज्यों के प्रवेश व स्थापना, निर्माण क्षेत्र, सीमा या नामों में जो परिवर्तन होगा वो अधिकार किसके पास होगा, तो वो अधिकार संसद के पास होगा, संसद के पास होगा। दूसरी क्या बात की गई है अनुच्छेद 4 में कि ये संसद के पास तो अधिकार होगा। दूसरी अगर बात करें कैसे होगा, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से होगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से होगा।
राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से होगा। तीसरा अगर प्रावधान किया गया कैसे होगा, तो साधारण बहुमत से होगा। साधारण बहुमत से होगा, ठीक है। तीसरी अगर बात करें और साधारण बहुमत से अगर हुआ तो यह संविधान 368 के तहत आर्टिकल, भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो भी आपको समय आने पे बताएंगे, ठीक है। अभी तो इसका बेसिक चल रहा है, शुरुआत चल रहा है, किंतु एक एक आर्टिकल को हम लोग इस रूप में समझ रहे हैं कि मान के चलिए कोई टीसीएस एग्जाम, आईएएस एग्जाम तक के अगर बात करें तो इससे बाहर नहीं पूछा जाता है, ठीक है। इतना डिटेल में आप अध्ययन कर रहे हैं, इन सारे आर्टिकल का अध्ययन करेंगे। अगर इन सारे आर्टिकल को सिर्फ आपने पढ़ लिया तो लगभग 70 to 80% आपने भारतीय संविधान का अध्ययन कर लिया, ठीक है। तो बात करें इसमें तो आर्टिकल 368 में जो संविधान संशोधन की बात की गई है, संविधान संशोधन की बात की गई है, तो ये जो साधारण बहुमत से होगा, यानी कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में हुए परिवर्तन को आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नहीं माना जाएगा ये, क्योंकि ये साधारण बहुमत से होगा, क्योंकि ये साधारण बहुमत से होगा। ये सारे परिवर्तन कैसा होगा, तो साधारण बहुमत से होगा। तो अनुच्छेद 4 के तहत आप मुख्य रूप से किन चीजों को ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 4 में प्रावधान किया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 जिसमें भारतीय राज्यों की स्थापना, प्रवेश व स्थापना की बात की गई है, और अनुच्छेद 3 अर्थात नए राज्यों के निर्माण, क्षेत्र या सीमा या नामों में परिवर्तन की जो बात की गई है वो कैसा होगा, तो संसद के द्वारा वो शक्ति प्राप्त होगी उसे करने, परिवर्तन करने की, और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से होगी, साधारण बहुमत से होगा, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत यह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इतना आप ध्यान रखेंगे। ये कौन से, ये तो ये 4 बिंदु याद रखेंगे, ठीक है। इन्हीं 4 बिंदु से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, आप अनुच्छेद 2 की अगर बात करें तो नए राज्यों की प्रवेश और स्थापना क्लियर कर लीजिएगा कि नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना की बात 2 में की गई है और निर्माण की बात 3 में की गई है। इसको आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है वो आप फंस जाते हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत आप लोगों ने मुख्य रूप से 4 जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4, इनका उल्लेख अभी तक आपने कर लिया है, ठीक है। संपूर्ण डिटेल में इनका उल्लेख अभी तक आप सभी लोगों ने कर लिया है। अब आप देखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 1 से संबंधित एक संशोधन हुआ, भाग 1 जिसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। भाग 1 का नाम क्या है, तो संघ का नाम व राज्य क्षेत्र, ठीक है। भाग 1 में प्रावधान किया गया है और इससे रिलेटेड एक संशोधन हुआ। कब, तो आपका हुआ कौन सा संशोधन, 100वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कब हुआ, तो 2015 में। 2015 में इसके तहत क्या हुआ कि इसके तहत भारत का कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को प्राप्त किया गया, ठीक है। भारत अपना कुछ क्षेत्र किसको देता है, बांग्लादेश को देता है, और बांग्लादेश अपना कुछ क्षेत्र भारत को। तो बात करें, भारत ने अपना 111 गांव जो है वो बांग्लादेश को दे दिया, और बांग्लादेश अपना 51 गांव भारत को दे दिया। क्यों, सीमा से संबंधित कुछ विवाद थे, जिसके कारण अगर बात करें तो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी यानी कि बायोग्राफी जो थी वो भी मिलता जुलता था। तो इसलिए क्या किया, भारत अपना 111 क्षेत्र किसको दिया, बांग्लादेश को, और बांग्लादेश भारत को दिया, ठीक है। तो कौन सा, तो 100वां संविधान संशोधन 2015 किससे संबंधित है, भारतीय संविधान के भाग 1 से संबंधित है। ये किसके द्वारा दिया गया, तो भारतीय संसद द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से साधारण बहुमत से दिया गया। तो ये था भारतीय संविधान का भाग 1, एकदम फुल्ली कंप्लीटेड, इससे बाहर इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अब भारतीय संविधान के भाग 1 जिसका नाम है भारत के संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो है, उससे संबंधित कुछ अन्य तथ्य देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर सर्वप्रथम हम बात करें तो हमारा हो जाएगा राज्य पुनर्गठन
आयोग 1948। राज्य पुनर्गठन आयोग 1948। ध्यान रखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग जो है ये कब बना, तो जून 1948। ठीक है, जून 1948 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना। इसकी अध्यक्षता किसने किया, तो आप ध्यान रखिएगा, एस के धर। अध्यक्ष कौन थे, तो एस के धर इसके अध्यक्ष थे, और इसीलिए इसे धर आयोग के भी नाम से जाना जाता है। इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो धर आयोग के नाम से जाना जाता है। धर आयोग के नाम से, ठीक है, जाना जाता है। और इसका गठन क्यों किया गया, क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद कई राज्यों की मांग, नए राज्यों के गठन की मांग की गई, और इन नए राज्यों के गठन की मांग पे विचार करने के लिए कौन सा गठन किया गया, तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया है। और कब, जून 1948 में, जिसकी अध्यक्षता एस के धर ने की। इसीलिए इसके किस नाम से जाना जाता है, तो इसका अन्य नाम है वो धर आयोग के नाम से जाना जाता है। इसके अगर बात करें तो दिसंबर 1948 में, दिसंबर 1948 में ये आयोग अपनी रिपोर्ट देता है। इस आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट देती है, और राज्यों के पुनर्गठन का जो आधार है, रिपोर्ट में क्या बात की जाती है कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार पुनर्गठन आधार भाषा ना होकर क्या होनी चाहिए, प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। सभी लोग ध्यान रखेंगे, देश के स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पे नए नए राज्यों की मांग होने लगी। ठीक है, नए नए राज्यों की मांग के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग जून 1948 में गठित की गई। इसकी अध्यक्षता एस के धर द्वारा की गई, इसीलिए इसे धर आयोग के नाम से जाना जाता है। और जब यह आयोग अपने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट देता है, जून में गठित की गई, दिसंबर 1948 में यह अपनी रिपोर्ट देता है, और बात क्या करता है कि नए राज्यों के गठन को नकारता है। और क्या रिपोर्ट में देता है कि नए राज्यों का गठन भाषा के आधार पर ना होकर किसके आधार पर होनी चाहिए, प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर होनी चाहिए। अर्थात इसने राज्यों के पुनर्गठन को क्या किया, नकार दिया। उसके बाद जो अगर बात करें राज्यों के पुनर्गठन यानी कि भाषा के आधार पर जो राज्यों की मांग थी, उसकी मांग क्या हुई, और बढ़ी। अर्थात राज्यों के गठन का आंदोलन क्या होगा, और बढ़ेगा, आंदोलन और तेज हुआ। इसके बाद एक और आयोग गठन होता है, तुरंत बाद इसके जेबीपी समिति गठित होती है। जेबीपी समिति होती है, गठित होती है। जेबीपी समिति की अगर बात करें तो कब गठित होती है, तो दिसंबर 1948 में। दिसंबर में ये रिपोर्ट दी थी और राज्यों के पुनर्गठन को क्या किया था, नकार दिया था। किंतु दिसंबर 1948 में दोबारा एक समिति गठित होती है, जिसका नाम क्या था, तो जेबीपी समिति। अब इसका नाम जेबीपी समिति क्यों थी, तो इसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और तीसरा अगर हम बात करें
तो पी से आपका पट्टाभी सीतारमैया हो जाएगा, बी से वल्लभ भाई पटेल, जे से जवाहरलाल नेहरू, पी से क्या हो जाएगा तो पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, दिसंबर 1948 में ये गठित होती है, इसके सदस्य ये होते हैं, और ये रिपोर्ट अपनी कब देती है तो अप्रैल 1949। अप्रैल 1949 में ये अपनी रिपोर्ट देती है, और रिपोर्ट में क्या बात की जाती है कि देश की एकता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देश की एकता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नए राज्यों के जो गठन की मांग है उसको कुछ दिनों के लिए स्थगित किया जाए। गठन की मांग को क्या किया जाए तो कुछ दिनों के लिए स्थगित किया जाए, अर्थात रोक दिया जाए। रोक दिया जाए। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, पहला आपने देखा राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे धर आयोग के नाम से जाना जाता है, कब गठित हुआ जून 1948 में, पूछा जाता है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की, यह भी आपसे पूछा जाता है, एस के धर ने की। ठीक है, और इसने क्या कहा तो इन्होंने राज्यों के पुनर्गठन की जो बात की वो बोलो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, क्या होनी चाहिए, आधार होनी चाहिए प्रशासनिक सुविधा। दूसरा अगर हम पूछे कि एक समिति गठित होती है, इसके बाद क्या होता है, जब इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को नकार देते हैं तो राज्यों की अगर जो मांग थी भाषा के आधार पे वो आंदोलन और तीव्र होता है, तो उसके लिए तुरंत एक समिति इसके बाद ही, इस रिपोर्ट के बाद ही दिसंबर में ये रिपोर्ट 48 में देता है, और दिसंबर 1948 में ही एक अन्य समिति गठित हो जाती है राज्यों की मांग को लेके, जिसका नाम होता है जेबीपी समिति। जेबीपी समिति के नाम की अगर बात करें तो जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया, ये तीनों इनके सदस्य थे। और इन्होंने भी रिपोर्ट कब दी तो अप्रैल 1949 में रिपोर्ट दी और बात की कि देश में भाषा के आधार पर जो राज्यों की मांग है उसको कुछ दिनों के लिए स्थगित किया जाए। क्यों, क्योंकि देश की सुरक्षा और एकता को ध्यान में रखते हुए स्थगित करने की बात। अब क्या होगा, अब आप देखेंगे अप्रैल 1949 आ गया, अब राज्यों की जो मांग थी भाषा के आधार पर वो आंदोलन और तीव्र हुआ, और एक घटना होती है 1953 में। 1953 में एक तेलुगु नेता थे जिनका नाम क्या था तो पोती श्री रामुलु, पोती श्री रामुलु इनका नाम था। ये कांग्रेस के नेता थे और ये डिमांड कर रहे थे कि मद्रास से अलग एक तेलुगु भाषी राज्य, किससे तो मद्रास से अलग एक तेलुगु भाषी राज्य, तेलुगु भाषी राज्य कौन, 1953 में तेलुगु नेता कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे और नाम क्या था तो पोट्टी श्री रामुलु इनका नाम था। और क्या होता है तो आंदोलन करते समय इनकी मृत्यु हो जाती है, कब 1953 में। मृत्यु होने के बाद भाषा के आधार पर जो राज्यों की मांग थी वो आंदोलन जो था वो उग्र रूप न धारण करे, इसके लिए 1953 में ही तेलुगु भाषा के लिए एक नए राज्य की घोषणा की जाती है जिसका नाम क्या होता है तो मद्रास से अलग एक नए राज्य की घोषणा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बनाने की घोषणा की जाती है कब 1953 में। 1953 में की जाती है। ठीक है, इसको आप नोट कीजिएगा।
अब इसके लिए क्या होगा, 1953 में एक आयोग गठित होगा। कौन सा आयोग, तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। इसको आप नोट कीजिएगा। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। बात करें, इसे एक अन्य नाम के जाना जाता है, किस नाम से, तो फजल अली आयोग। फजल अली आयोग के नाम से जाना जाता है। फजल अली आयोग के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसके मुख्य रूप से 3 सदस्य थे। कौन कौन, फजल अली जो इसके अध्यक्ष थे, 2 अन्य सदस्य कौन कौन से हो जाएंगे, तो के एम पारिक्कर, के एम पारिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू जो है वो इसके सदस्य थे। ठीक है, कौन सा आयोग, तो राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। 1900 कब गठित होता है, 1953 में गठित होता है। इसने क्या किया, रिपोर्ट इसने दिया 1955 में। 1955 में इसने रिपोर्ट दिया, और रिपोर्ट में इसने क्या किया, भाषा के आधार पे, के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार किया। राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार किया, किंतु क्या कहा गया इस रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट में बात की गई कि भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन हो, किंतु एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार किया। एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात भाषा के आधार पे राज्य का गठन हो सकता है, किंतु यह नहीं जरूरी है कि भारत में जितनी भाषाएं हैं उतने राज्य होने चाहिए। इसका अर्थ ये होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, 1948 में गठित एसके धर आयोग, जेबीपी समिति 1948 दिसंबर 1948 में गठित हुई। इन सारे समितियों या आयोग, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके सदस्य कौन थे, उसकी कौन सी रिपोर्ट आई, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारतीय संविधान के भाग 1 से संबंधित। इसके बाद क्या होता है, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग होता है, इसकी ये रिपोर्ट आती है, और इस रिपोर्ट को आधार मान के राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित होता है। बात करें राज्य पुनर्गठन आयोग 1956, आयोग नहीं अधिनियम होगा, ध्यान रखिएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। 1956 में बात की जाती है 1 नवंबर 1956, इस अधिनियम के तहत 1 नवंबर 1956 को क्या किया जाता है, तो भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया जाता है।
विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे भारतीय संविधान के भाग 1 के तहत, जिसमें बात की गई है भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसके तहत 4 आर्टिकल आए। आर्टिकल 1 जिसमें की बात की गई है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरे अनुच्छेद में बात की गई है भारत में राज्यों की प्रवेश व स्थापना की। तीसरे में बात की गई है भारत में राज्यों के निर्माण, उनके राज्य क्षेत्र को बढ़ाना, घटाना, सीमा परिवर्तन या उनके नामों में परिवर्तन। आर्टिकल 4 में बात की गई है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो परिवर्तन किए जाएंगे वो 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसे साधारण बहुमत से किया जाएगा। ध्यान रखेंगे आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से और किसके द्वारा किया जाएगा, तो भारतीय संसद के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपने देखा। उससे संबंधित महत्वपूर्ण आयोग, अधिनियम, राज्यों की मांग को लेकर कौन कौन से हुए उनको देखा। 1956 का जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, उसके तहत राज्यों की अगर जो बात करें वो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया गया। अब आप ध्यान रखेंगे वर्तमान राज्यों की स्थिति के अगर बारे में हम बात करें कि वर्तमान में राज्यों की क्या स्थिति है, तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले कितना था, 29 राज्य था और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। किंतु क्या हुआ कि 29वें राज्य अर्थात तेलंगाना 29वां राज्य बना था। किंतु वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो एक राज्य जो जम्मू कश्मीर था उसे राज्य के दर्जा से हटा के उसे यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में, 2 केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा, तो आपका एक लद्दाख हो जाएगा, दूसरा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए और राज्यों की एक संख्या घट गई। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, वर्तमान में भारत में अगर बात करें तो कितने हैं, तो आपके 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब आप कहेंगे 7 केंद्र शासित प्रदेश था, 2 केंद्र शासित और बढ़ा, प्रदेश और बढ़ा तो 9 होना चाहिए। तो 9 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दमन द्वीप और दादर और नगर हवेली जो था वो अलग अलग 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, इन्हें मर्ज करके वर्तमान में 1 केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा वर्तमान स्थिति जो भारत की है वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। 1956 में बात करें तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में भारत डिवाइड। तो ये हो गया हमारा भारतीय संविधान का भाग 1, जिसके सारे अनुच्छेद और उससे संबंधित जितनी भी अन्य तथ्य थे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे, उन सारे तथ्यों को आपने कंप्लीट अध्ययन किया। ठीक है, अब हम देखते हैं भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो भाग 2 के तहत नागरिकता, जो छोटा सा टॉपिक है उसको भी इसी के साथ कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे मूल अधिकार, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मूल अधिकार। तो बात करें भारतीय संविधान के भाग 2 अर्थात नागरिकता की बात करते हैं। ठीक है, नागरिकता भाग 2 के तहत मुख्य रूप से 7 अनुच्छेद हैं। कौन कौन से, तो अनुच्छेद 5 से लेके 11। सर्वप्रथम बात करें नागरिकता क्या होती है। नागरिकता अर्थात क्या होता है, तो नागरिकता किसी राज्य और वहां के निवासियों के मध्य अंतर संबंध को दर्शाता है। नागरिकता क्या होती है, तो नागरिकता किसी राज्य और वहां के निवासियों के मध्य अंतर संबंध दर्शाता है। दूसरी भाषा में अगर हम बात करें तो राज्य अपने नागरिकों को राज्य अपने नागरिकों को कुछ महत्वपूर्ण
राज्य अपने नागरिकों को कुछ महत्वपूर्ण दायित्व, कर्तव्य और विशेषाधिकार प्रदान करता है। विशेषाधिकार प्रदान करता है। ठीक है, आपने जाना नागरिकता क्या है। उसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे नागरिकता से संबंधित सभी अनुच्छेद को एक थोड़ी नजर में देखेंगे, थोड़ा सा 10 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि इससे ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन नहीं, केवल आर्टिकल पूछ लेता सीधा सीधा कि कौन से आर्टिकल में किस चीज का प्रावधान किया गया है। तो सर्वप्रथम देखेंगे अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के लागू होने के समय भारत में जो लोग थे, भारत के लोगों के नागरिकता का प्रावधान करता है। नागरिकता का प्रावधान करता है किसमें? आर्टिकल 5 में प्रावधान किया गया, अर्थात 26 नवंबर 1949 को जब अंगीकृत अधिनियमित हुआ और 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ, तो उस टाइम में जो लोग भारत में थे उनके नागरिकता का प्रावधान किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 5 में किया गया है। अब आप देखेंगे अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6, इसकी अगर हम बात करें तो जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनके नागरिकता का प्रावधान किसमें किया गया? तो भारत, आपका आर्टिकल 6 में हो गया। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले लोगों के नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, लोगों के नागरिकता का प्रावधान, नागरिकता का प्रावधान है। अब देखेंगे आर्टिकल 7। अनुच्छेद 7 में अगर बात करें तो कुछ लोग पाकिस्तान को गए थे, ठीक है, पाकिस्तान में गए, वहां उनको समझ में नहीं आया तो दोबारा भारत लौट आए। तो पाकिस्तान से भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के नागरिकता का प्रावधान, नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप अनुच्छेद याद रखिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 की अगर हम बात करें तो भारत के बाहर रहने वाले, कि बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति की व्यक्ति के नागरिकता का प्रावधान, नागरिकता का प्रावधान है। अर्थात कुछ समय भारत के आजादी के समय या संविधान लागू होने के समय भारत के कुछ लोग विदेशों में रहते थे या उनके दादा परदादा विदेशों में रहते थे, ठीक है, उनका जन्म वहीं पे हुआ, वो दूसरे देश में ही रहते थे, उनके लिए अगर भारत की नागरिकता की बात करें, वो अगर भारत की नागरिक, भारत जब स्वतंत्र हो गया या भारत में संविधान लागू हुआ उस टाइम वो अगर भारत का नागरिक बनना चाहते हैं तो वो उनका प्रावधान किसमें किया गया? तो आर्टिकल 8 में किया गया। ठीक है, अब देखेंगे आर्टिकल 9, अर्थात अनुच्छेद 9 में अगर बात करें तो अनुच्छेद 9 में भारत के अगर भारतीय नागरिक कोई है
कोई भारतीय नागरिक है, वह स्वेच्छा से किसी अन्य देश की स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है। नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता जो है वो खत्म हो जाएगी। भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 9 में बात की गई है। तो आर्टिकल अगर बात करें 5 में किसकी बात की गई है, संविधान के लागू होने के समय जो लोग भारत में उनके लिए नागरिकता का प्रावधान। आर्टिकल 6 में बात की गई, कुछ लोग जो संविधान लागू हुआ तो पाकिस्तान से भारत आए, उनके लिए नागरिकता की बात की गई। जो लोग पाकिस्तान गए किंतु वापस चले आए, उनके लिए नागरिकता के प्रावधान किसमें की गई, तो आर्टिकल 7 में की गई। आर्टिकल 8 में बात की गई कि जो लोग भारत के बाहर रहते थे और भारतीय मूल के थे, उनके नागरिकता का प्रावधान किसमें किया गया, तो आर्टिकल 8 में हो जाएगा। और आर्टिकल 9 की अगर बात करें तो आर्टिकल 9 में बात की गई है कि यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से यानी कि खुद से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करता है तो उसकी भारत की नागरिकता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। किसमें बात की गई है, आर्टिकल 9 में। अब देखेंगे आर्टिकल 10। अनुच्छेद 10 देखेंगे। अनुच्छेद 10 में बात की गई है कि कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं नागरिकता का बने रहना। भारत की नागरिकता का बने रहना, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। विशेष प्रावधान किया गया है जिससे भारत के नागरिक है उनकी रक्षा के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे आर्टिकल 11 जो इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अगर बात करें तो इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता। केवल आप इतना ध्यान रखिएगा कि नागरिकता होती क्या है, उसके बाद आर्टिकल 5 क्या है, आर्टिकल 6 क्या है, आर्टिकल 7 क्या है, आर्टिकल 8 क्या है, आर्टिकल 9 क्या है, आर्टिकल 10 क्या है। अब देखेंगे आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 की अगर बात करें तो संसद द्वारा आर्टिकल 11 में बात की गई है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार से संबंधित विधि, अधिकार से संबंधित या अधिकार का विधि बनाने या विनियमन करने। संसद का विधि बनाने या विनियमन किया जाना, अर्थात संसद को यह अधिकार दिया गया आर्टिकल 11 के तहत, वह नागरिकता से संबंधित कोई विधि बना सकता है या नागरिकता से संबंधित जो आर्टिकल है, विधि है, उनका क्या कर सकता है, तो विनियमन कर सकता है। ठीक है, यह अधिकार किसको है, तो संसद को प्रदान किया गया है। किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 11 के तहत प्रदान किया गया है। अब नागरिकता से संबंधित कुछ मुख्य रूप से तथ्य समझेंगे। पहला तथ्य हो जाएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 अनुच्छेद कौन कौन सा, अनुच्छेद आपका हो जाएगा 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 टोटल कितने हैं, तो 5 अनुच्छेद जो है वो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये सारे कौन से हैं, मूल अधिकार है। और ये जो मूल अधिकार है वो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। अर्थात अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आता है तो उसे ये सारे मूल अधिकार प्राप्त नहीं है।
अब इन मूल अधिकारों में किस चीज का जिक्र किया गया है, इसका हम मुख्य रूप से विशेष रूप से अध्ययन करने वाले हैं मूल अधिकार जब पढ़ेंगे। आज इसके बारे में थोड़ा सा एक अध्ययन कर लेते हैं। आर्टिकल 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पे भेदभाव को मना करता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 की अगर बात करें तो इन जो स्थितियां हैं धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन सारी स्थितियों पे लोक नियोजन की बात करता है, अर्थात नौकरियों में क्या किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 19 की अगर बात करें तो यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, आर्टिकल 19। आर्टिकल 29 और 30, 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों की बात करता है और आर्टिकल 30 में बात की गई है अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा शिक्षण संस्थान स्थापित करने के अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, और ये सारे अधिकार किसको प्राप्त है, तो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, किसी विदेशी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। दूसरी अगर बात करें तो भारत में विधानमंडल अथवा संसद का सदस्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महाधिवक्ता, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश आदि, कुछ और भी पद है, आदि जो पद है वो किसके, तो केवल भारतीय नागरिक को प्रदान किया जाएगा। अर्थात इन पदों की योग्यता जो है वो भारत का नागरिक होना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नागरिकता से संबंधित कुछ विशेष रूप से प्रावधान। नागरिकता से संबंधित दो तथ्य और आप समझेंगे, ध्यान रखेंगे, किसी व्यक्ति को कितने आधारों पर भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। तो भारत की नागरिकता प्रदान करने के भारत की नागरिकता प्राप्त करने के कुल 5 आधार है। ठीक है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। मैं आपको अनुच्छेद के साथ साथ ये सारी चीजें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप आधा अधूरा पढ़ के एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, आपको मैं सारे आर्टिकल बता दूं और ये सारे तथ्य ना बताऊं तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो आप एक ही क्लास में आपको यहीं पे सारी चीजें मिले, आप इसको नोट करें। इसके सिवाय आपको कोई और बुक पढ़ने या कोई और क्लास देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से रफ और पेन लेके बैठेंगे, कुछ चीजें नोट करेंगे, ये सारी चीजें इकट्ठा आपको बहुत ही कम चांस है कि कहीं मिल जाए। ठीक है, तो बात करेंगे भारत की नागरिकता प्राप्त करने के कितने आधार हैं, तो टोटल 5 आधार है। वो कौन कौन से आधार है, तो पहला आपका हो जाएगा जन्म से, दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा आपका हो जाएगा वंश से। तीसरे आधार की अगर बात करें तो पंजीकरण से। चौथा आपका हो जाएगा देशीकरण, और पांचवा आपका क्या हो जाएगा, तो पांचवा आपका हो जाएगा किसी क्षेत्र के शामिल होने से। ठीक है, तो ये नागरिकता, भारत की नागरिकता प्राप्त करने के 5 आधार हैं। बात करेंगे सर्वप्रथम जन्म से कैसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, अर्थात किसी व्यक्ति का या किसी बच्चे का जन्म कहां हो, तो भारत में हो और इसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो। जन्म कहां हो, तो जन्म भारत में हो और माता पिता में से कोई एक भारतीय हो। ठीक है, तो वो भारत का नागरिक होगा। एक शर्त है क्या, माता पिता में से कोई भी एक अवैध प्रवासी ना, कोई भी अवैध प्रवासी ना हो, ये इसकी शर्त है। माता पिता में से कोई एक भारतीय हो और उसका जन्म भारत में हो तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। वंश से अगर बात करें तो वंश से नागरिकता उसे प्राप्त होती है भारत के बाहर किसी अन्य देश में उसका जन्म हुआ हो और माता पिता में से कोई एक, जैसे भारतीय कोई भारतीय नागरिक है, वो किसी विदेश में घूमने गया है और वहां उसे बच्चा पैदा होता है, तो वह बच्चा भारत का नागरिक बनेगा किससे, तो वंश से नागरिकता होगी। ठीक है, दूसरा अगर बात करें पंजीकरण से नागरिकता, तो ध्यान रखेंगे जो भारतीय नागरिक हैं उनके जो अवयस्क बच्चे पैदा होते हैं
उनको नागरिकता कैसे मिलती है? तो ये पंजीकरण से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे हम लोग हैं या भारत के अन्य नॉर्मल व्यक्ति जो भारत में रह रहे हैं, भारत में पैदा होते हैं, उनको नागरिकता किस आधार पर प्रदान किया जाता है? तो ये पंजीकरण का आधार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप बहुत सारे लोगों को आपको नॉलेज नहीं रहा होगा। तो हम लोगों को नागरिकता कैसे प्रदान की गई? तो पंजीकरण से। पंजीकरण से कुछ अन्य लोगों को नागरिकता प्रदान की जाती है। जैसे मान लीजिए आप कहीं के गए घूमने, वहां किसी व्यक्ति या महिला से या किसी पुरुष से आपने शादी किया, अब वो आप इंडिया में आए, भारत में आए, तो उस महिला या पुरुष को नागरिकता किससे प्रदान की जाएगी? तो पंजीकरण से नागरिकता प्रदान की जाएगी। कोई व्यक्ति मान लीजिए भारत की नागरिकता लेना चाहता है, भारत में 5 साल रहेंगे, तो उसकी नागरिकता का प्रावधान भी कौन सा होगा? तो पंजीकरण से होगा। ठीक है। अगला देखेंगे देशीकरण। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए, ठीक है, देशीकरण से नागरिकता किसे प्राप्त होगा? अगर कोई व्यक्ति विज्ञान, दर्शन, कला, मानव विकास, विज्ञान, दर्शन, कला और मानव विकास, इन किसी भी टॉपिक पे कोई विशेष या महानतम कार्य किया हो, उसे देशीकरण के तहत भारत की नागरिक बनाने का प्रावधान किया गया है। और अगला और लास्ट देखेंगे किसी क्षेत्र के शामिल होने से। अब जैसे कि आप सभी लोगों को मैं बताया, सिक्किम पहले एक स्वतंत्र देश था और 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का एक राज्य के रूप में दर्जा दिया गया, अर्थात भारतीय संघ में सिक्किम को शामिल कर लिया गया। कैसे? एक राज्य के रूप में। तो भारतीय अर्थात सिक्किम को जब शामिल किया गया, तो सिक्किम के लोगों को भी तो भारत की नागरिकता प्रदान करनी होगी। वो किस आधार पे? तो क्षेत्र के शामिल होने के आधार पे। तो ये हो गया हमारा 5 आधार भारत की नागरिकता प्राप्त करने की। अब 3 आधार होता है जिससे भारत की नागरिकता चली जाती है। उन 3 आधार को और भी जाएंगे। तो भारत की नागरिकता जाने के, भारत की नागरिकता समाप्त होने के कितने आधार हैं? तो 3 आधार है। ये सारा एग्जाम में पूछा हुआ है, सभी लोग ध्यान रखिएगा। 3 आधार है। कौन कौन से आधार 3 हो जाएंगे नागरिकता जाने की? तो पहला हो जाएगा नागरिकता का परित्याग कर दीजिए। आप खुद क्या करें? नागरिकता का परित्याग कर दीजिए, अर्थात आपने स्वयं, ठीक है, क्या किया? भारत की नागरिकता को छोड़ दिया। तो पहला आधार हो जाएगा। दूसरा अगर बात करें तो बर्खास्त की बात करें, आपको बर्खास्त कर दिया जाता है। और कैसे किया जाता है? मान के चलिए आप भारत के नागरिक हैं, आप किसी अन्य देश की अगर नागरिकता स्वयं स्वीकार कर लिए, तो भारत की नागरिकता आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, अर्थात भारत की नागरिकता जो है वो समाप्त कर दी जाएगी। जैसे अक्षय कुमार थे, ये कनाडा की जब नागरिकता लिए तो इनकी भारत की नागरिकता समाप्त होगी। ठीक है। तीसरा हम देखेंगे, तीसरा कौन सा हमारा आधार है? तो वो आधार है सरकार द्वारा वंचित कर दिया जाए, आपको सरकार द्वारा वंचित कर दिया जाए या सरकार द्वारा आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाए। किन कारणों से? तो आपने कोई देश विरोधी कार्य किया तो भारतीय संसद आपकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है। आपने क्या किया? नागरिकता पाने के लिए कुछ झूठे तथ्य दिए, ठीक है, कुछ झूठे तथ्य दिए। जैसे मान लीजिए नागरिकता के ये जो मैंने देशीकरण के तहत या पंजीकरण के तहत मान के चलिए, ठीक है, आपने भारत की नागरिकता प्राप्त की और आपने उसके तहत कुछ झूठे तथ्य दिए कि हाँ हमने ये स्थिति के कारण या देशीकरण मान के चलिए, ये 5 आधार है, इसमें से आप कुछ नहीं फॉलो किए, तब भी इन आधारों के तहत आपने नागरिकता प्राप्त कर ली। तो आपने झूठे तथ्य दिए, उन आधारों पर आपकी नागरिकता सरकार द्वारा क्या की जा सकती है? तो आपकी समाप्त कर दी जा सकती है। ठीक है। नागरिकता के संबंधित 2 महत्वपूर्ण अधिनियम है, तो आपका हो जाएगा नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955। कभी कभी पूछ लेता है कि नागरिकता अधिनियम कब पारित हुई? तो नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित हुई और इसमें हाल ही में 2019 में क्या हुआ है? संशोधन हुआ है। संशोधन हुआ है जो सीए या सीएए के नाम से जाना जाता है, वो नागरिकता से संबंधित है। तो हम लोगों ने आज भारतीय संविधान के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 टॉपिक का संपूर्ण डिटेल में अध्ययन किया। पहला भाग 1, दूसरा भाग 2। भाग 1 के अंतर्गत हम लोगों ने आर्टिकल 1 से 4 तक का अध्ययन किया। भाग 2 जिसमें नागरिकता का प्रावधान है, उसके अंतर्गत मुख्य रूप से हमने 7 अनुच्छेद, अनुच्छेद कितना? तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक के संपूर्ण प्रावधान का अध्ययन किया। ठीक है।
तो ये क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी कमेंट में आप सभी लोगों को जरूर बताना है। वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये हमारे हिसाब से तो क्लास थी। बाकी आप अगर क्लास करेंगे आपको क्लास समझ में आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास मूल अधिकार। मूल अधिकार के बाद हम लोग नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये जो हमने नागरिकता भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता का अध्ययन किया है। ये सारी थ्योरी करने के बाद इसकी अगली क्लास हम लेके आएंगे भाग 1 और भाग 2 से संबंधित महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अभी तक जो भी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, लगभग मान के चलिए दोनों टॉपिक को मिला लिया जाए तो 70 से 80 क्वेश्चन आपका बनेगा। उन सारे क्वेश्चन को लेके आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, उसके बाद लेके आएंगे हम आपके लिए कौन सी, तो आपका मूल अधिकार। तो ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको क्लास ठीक लगे। ठीक है, चलते हैं, सभी लोगों को धन्यवाद। हेलो।